नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज हम चालू करते हैं तुगलक वंश, जो 1320 से 1398 ईस्वी के आसपास क्या हुआ था, तुगलक वंश चला हुआ था। तो इसके पहले जो मैंने पढ़ा हुआ है, इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो जरूर देख लीजिए। और इसके पहले इन्होंने जो बताया था, मैंने बताया था कि मुबारक खां जो होता है वो नग्न अवस्था पर आता है। ये संगत उनके जो सेनापति होते हैं उनको पसंद नहीं आती है। तो उसका सेनापति कह सकते हैं या वजीर कह सकते हैं, खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में मुबारक खां की हत्या कर देता है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर स्वयं बैठ जाता है। अब क्या होता है, इधर जो आते हैं दिल्ली सुल्तनत में, उधर खुसरो खां बैठ जाता है। और इधर से जो आते हैं खुसरो खां को पराजित करने के लिए गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से, या गयासुद्दीन तुगलक को भी कह सकते हैं। तो इधर से आते हैं गयासुद्दीन तुगलक और होता है युद्ध, किससे, खुसरो से युद्ध होता है। तो क्या होता है, 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां पराजित हो जाता है, किससे, गयासुद्दीन तुगलक से। तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित कर देता है। अब खुसरो खां क्या होता है, यहाँ से हार जाता है। अब दिल्ली का नया शासक जो बनता है वो बनता है तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। 8 सितंबर 1320 में तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो आपको यह समझना है कि 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो की खां की हत्या कर, खुसरो को पराजित कर, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 में। अब जो क्या करता है, इसके पहले जो शासक थे, गुलाम वंश के जो शासक थे, दिल्ली के जो शासक थे इसके पहले खिलजी वंश के, वो क्या करते थे, अमीरों की भूमि ले लिया करते थे। क्या करते थे, अमीरों की जो भूमि होती थी उसे ले लिया करते थे या हड़प लिया करते थे। तुगलक ने आकर पहले, गयासुद्दीन तुगलक ने आकर सबसे पहले यही काम किया कि अमीरों की जो भूमि ली थी उसको पुनः लौटा दिया। तो इतना आपको पॉइंट याद रखना है कि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। और इसने क्या किया, सिंचाई के लिए नए नए कुएं बनाए, नहर बनाए, इनका सब निर्माण कराया। अब आपको ये याद रखना है कि इतिहासकार में सबसे पहले सिंचाई के लिए जो साधन उपलब्ध कराया था, या कुएं या नहर का निर्माण जो कराया था, तो ये प्रथम शासक था। तो आप कह सकते हो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, कुएं या नहर का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, सिंचाई के लिए नहर या कुएं का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक का नाम बताओ। तो तुगलक वंश का शासक था, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने क्या किया था, कुएं एवं नहर का निर्माण कराया था। यह प्रथम शासक था। तो आपको याद हो गया। तो इसने क्या किया था, सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों निर्माण कराया। नहरों निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक क्या था, प्रथम शासक था। अब क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर एक नगरी बनाया था। तो गयासुद्दीन ने क्या किया था, दिल्ली के समीप एक पहाड़ियों के निकट क्या बनाया था, एक शहर भी बसाया था, एक नगर ही बसाया था। उस नगर का नाम था तुगलकाबाद, जो कि रोमन शैली से वहाँ के दुर्ग बने हुए थे। तो उसने क्या बनाया था, दिल्ली के निकट एक नगर बनाया था, उसका नाम था तुगलकाबाद, जिसमें एक रोमन शैली से दुर्ग वहाँ पर निर्मित थे। इसको दोस्तों 56 कोट के नाम से भी जानते हैं तुगलकाबाद को। तो दिल्ली के निकट जो बनाया था महल, उसका नाम तो तुगलकाबाद या नगर कह सकते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर बनाया था, स्थापित किया था, जो कि रोमन शैली पर निर्मित था। लोग इसको 56 कोट के नाम से भी क्या करते थे, जानते थे। लोग इसे तुगलकाबाद को 56 कोट के नाम से भी जानते थे। अब क्या होता है, इसका शासन चलता रहता है, बट क्या हो जाती है, बंगाल अभियान होता है। अब बंगाल अभियान में क्या होता है, ये जीत जाता है और बंगाल अभियान से ये लौटकर आता होता है। तो रास्ते में आराम करने के लिए इसके जो शासक होते हैं, इसके जो सेनापति होते हैं, जूना खां, एक लकड़ी का महल बनाते हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, ये गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पर आराम करने के लिए जाता है और वहाँ सोया हुआ होता है। लकड़ी का महल होता है, यह कह सकते हैं जूना खां की चालबाजी थी। तो वो महल क्या होता है, लकड़ी का महल गिर जाता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी के आसपास। तो आपको याद रखना है कि जो बंगाल अभियान के लौटते समय जूना खां क्या करता है, आराम करने के लिए लकड़ी से निर्मित, और लकड़ी का जो निर्मित था वो किसके द्वारा निर्मित था, महल जूना खां के द्वारा था।
तो वहां पर आराम कर रहा था, तभी लकड़ी का महल गिर जाता है और 1325 ईस्वी में क्या हो जाती है, 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक की स्टोरी क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब जूना खां क्या होता है, जब उसके सरदार खत्म हो जाते हैं तो जूना खां स्वयं शासक बन जाता है। अब क्या होता है, जूना खां क्या करता है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सिंहासन पर बैठ जाता है। तो जूना खां क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि जूना खां ही रहता है, उसका नाम चेंज होकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो दिल्ली पर बैठता है। ये मध्यकालीन में सबसे विद्वान शासक था। तो मध्यकालीन में सबसे विद्वान शासक की बात पूछें तो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये मध्यकालीन में सबसे विद्वान शासक था। आपको याद रखना है कि मध्यकालीन भारत में सबसे विद्वान शासक कौन था, तो आपको याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अब क्या था, उसकी कुछ शक भरी नीतियां थी, सनक भरी योजनाएं थी। इसकी योजना ऐसी बनाता था जो कभी भी योजना इसकी क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई। जब योजना इसकी सफल नहीं हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, इसको MBT कह सकते हैं। MBT याद रख लो, M फॉर मोहम्मद, B फॉर बिन और T फॉर तुगलक। तो इससे आसान हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक MBT। तो MBT क्या करता है, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने बताया यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है और इसकी जो नीतियाँ होती हैं बहुत सनक भरी होती है। तो इसलिए वहाँ की जनता इसको पागल, रक्तपिपासु और स्वप्नशील कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं एवं क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है। इसने क्या किया, कृषि वालों को मतलब किसान लोगों को कृषि विभाग में कुछ पद ही बनाए। तो एक पद था अमीर ए कोही, जो कि क्या था, कृषि का विकास करने के लिए इसने क्या किया, बनाया था। तो आप याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी। किसकी, अमीर ए कोही, जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, ये नवीन विभाग की स्थापना की थी। अब क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है अपनी राजधानी चेंज करता है। तो राजधानी क्या करता है, देवगिरी स्थानांतरित करता है और इसका नाम क्या करता है, दौलताबाद। तो पहले राजधानी जो होती है वो दिल्ली होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये MBT क्या करता है, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करता है और जिसका नया नाम रखता है उसका नाम होता है दौलताबाद। क्या नाम रखता है, दौलताबाद। अब क्या होता है, इसी के शासनकाल में एक मोरक्को निवासी जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका का एक देश मोरक्को, उससे एक बतूता आता है, 1333 में आता है। अब इसकी नीतियों से क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही खुश हो जाता है। इसकी नीतियों से खुश होता है, किसकी नीतियों से, इब्न बतूता से। कहाँ का निवासी था, याद करना है, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। अब ये क्या करता है, इब्न बतूता की नीतियों से खुश होता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसे 1333 ईस्वी में क्या करता है, दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। तो आपको इतना रखना है, याद इतना रखना है, क्या करता है ये इब्न बतूता जो आता है, जो कि क्या है, अफ्रीकी मोरक्को यात्री है। तो 1333 में भारत आता है, सुल्तान ने इसे क्या किया, काजी नियुक्त कर दिया। और फिर क्या होता है, 1342 में इसको और ही कर देता, बढ़ा देता है इब्न बतूता को और इसको राजदूत नियुक्त कर देता है। तो राजदूत नियुक्त करता है तो पहले क्या बनाता है, पहले इसको सुल्तान क्या करता है, काजी नियुक्त करता है, फिर इसको राजदूत बना देता है। तो राजदूत तो समझते ही होंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग राजदूत होते हैं। जैसे कि अमेरिका के राजदूत अलग, अफगानिस्तान के अलग, पाकिस्तान के अलग, इंग्लैंड के अलग। तो सब देश के क्या होते हैं, अलग अलग राजदूत होते हैं। तो इब्न बतूता को क्या करता है, पहले सुल्तान काजी बनाता है, फिर उसके बाद क्या बनाता है, राजदूत बना देता है। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम होता है रेहला। अब रेहला जो पुस्तक होती है उसने क्या लिखा था, तो इब्न बतूता जो पुस्तक है रेहला, उसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को वर्णन करता है। जो इसकी इब्न बतूता क्या करता है, रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी घटनाएं होती हैं उसका वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में किया हुआ है। इसने अपनी पुस्तक में क्या करता है, विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, ये सब क्या लगता है, बतूता रेहला पुस्तक में लिखता है। अब क्या होती है, आखिरकार क्या होती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, जो इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु पक्का है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है
कब होती है? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा के निकट एक निवास है, वहां पर हो जाती है। तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी के आसपास ठट्टा के निकट क्या हो जाती है, जो कि सिंध की जाते समय पड़ता है। सिंध जाओगे तो वहां पड़ता है, जो कि गोडाल के निकट है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना, ठट्टा के निकट उसकी मृत्यु होती है 1351 ईस्वी में। तो यहाँ से इसकी भी स्टोरी खत्म होती है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसका काम खत्म हो जाता है। फिर एमबीटी शासनकाल में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसी शासनकाल में, जिसके मोहम्मद बिन तुगलक जब जिंदा था तो उसके शासनकाल में दो भाई थे, उनका नाम था हरिया और बुक्का, जो दक्षिण भारत में एक नगर बनाते हैं। उस नगर का जो नाम रहता है विजयनगर नाम रहता है। 1336 में हरियर और बुक्का नाम के दो भाई इन्होंने विजयनगर की स्थापना की 1336 में। इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। अब इधर क्या होता है, मुंबई में एक अलाउद्दीन बहमन शाह होता है, वो अपनी बहमनी शाह की स्थापना कर देता है 1347 ईस्वी में। तो याद रखना है, अलाउद्दीन बहमन शाह इसी के बीच में आता है, जो कि बहमन राज की स्थापना कर देता है 1347 में। ये आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, ये याद कर लेना ऐसे ही। अब क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या होता है, एक फिरोज शाह तुगलक आता है, और ये ठट्टा के पास निकट ही होता है। जब देखता है मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो गई, मृत हो गई है, तो ये अपने ठट्टा के निकट ही मृत होती है उसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो वहीं पर क्या करता है, अपना राज्याभिषेक करा देता है, और 20 मार्च 1351 में ठट्टा के निकट फिरोज शाह तुगलक ने क्या करता है, राज्याभिषेक करा लेता है। अब क्या करता है, कुछ खलीफा होते हैं, खलीफा इसकी उपाधि देती हैं किसको, फिरोज तुगलक को, कासिम अमीर उल मोममीन इसकी उपाधि देते हैं। अब क्या करता है फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत ही अच्छा शासक बन जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कर क्या करता है, समाप्त कर देता है। लगभग 24 कर, जैसा कि इतिहासकार कुछ कहते हैं, लगभग 24 कर क्या करता है, ये 24 कर क्या करता है, ये समाप्त कर देता है। और 24 कर इसने क्या किया, समाप्त कर दिया, और कुछ कर लगाए, कुछ कर चालू भी किया, जैसे जजिया कर चालू रखा, जकात चालू रखा, खुम्स जारी रखा, और खराज चालू रखा। ठीक है, ये वसूलना प्रारंभ रखा, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। तो 4 कर इसने चालू किए और 24 कर क्या किए, बंद कर दिए। तो आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर क्या करता था, ये पहला शासक था। अब ये जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, जजिया कर, और जो गैर मुस्लिम होते तो उस पर लगाया जाता था। तो आपको याद रखना है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला का शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। जजिया कर लगाने वाला कौन था, तो मोहम्मद कासिम था। ठीक है, तो कासिम याद रखना, जो जजिया कर प्रारंभ किया था और ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसने लगाना चालू किया था। अब इसने क्या किया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नहरों का निर्माण चालू किसने कराया, तो आपको याद रखना है, नहरों का जो निर्माण चालू कराया था वो चालू कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और सबसे बड़ी नहर जो बनाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। 5 बड़ी नहरें बनाई थी। ठीक है, और कुछ नए नगर ही बनाए थे, 300 नए नगर ही बनाए थे, जिसमें किसने क्या किया था, इसमें से कुछ है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। फिरोजाबाद इसने बनाया था, जो दिल्ली के पास है। फतेहाबाद बनाया था, जौनपुर और फिरोजपुर। तो फिरोजाबाद बनाया इसने, फतेहाबाद बनाया, जौनपुर और फिरोजपुर। तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर बनाए, जिसमें कि उसने हिसार, फिरोजाबाद जो कि दिल्ली के पास पड़ता है, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, इतने शहर को बनाया। अब देखो इसके शासनकाल में क्या होता है, दिख रहा है आपको लोगों को। तो इसके शासनकाल में क्या होता है, एक खिजराबाद होता है, जो टोपरा गांव होता है, और मेरठ के पास अशोक स्तंभ लगे होते हैं। अब ये क्या करता है, अशोक स्तंभ को उखाड़ कर लाता है वहां से, और दिल्ली में जाकर स्थापित कर देता। कहाँ, दिल्ली में जाकर स्थापित कर देता है। तो आपको याद रखना है कि अशोक स्तंभ को मेरठ और टोपरा गांव से लाकर दिल्ली में स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, और कहा जाता है इसके शासनकाल में सबसे अधिक शासक थे। शासक मतलब इसके शासनकाल में सबसे अधिक दास थे, लगभग 18,000 के आसपास दास थे। अब इसकी एक क्या थी, आत्मकथा थी, जिसका नाम था फतुहात या फिरोज शाही। इसकी आत्मकथा थी फिरोज शाह तुगलक की। अब इसके बारे में कुछ और जानकारियां मैं बता दे रहा हूँ। इसने क्या किया था, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था। अब इसने क्या किया था, एक और भी लिखा था, इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में कुछ धन लूटा था। ज्वालामुखी मंदिर है, वहां पर क्या किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, कुछ धन लूटा था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ज्वालामुखी मंदिर था, लगभग 1300 ग्रंथों में से
कुछ फारसी विद्वानों जैसे अपाउद्दीन दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद भी कराया। तो वहाँ जो ग्रंथ मिले ज्वालामुखी मंदिर में, तो 13,000 ग्रंथ, 1300 ग्रंथ है आसपास, उसको फारसी में अनुवाद कराया। इसने तांबे और चांदी के सिक्के क्या किया, निर्मित किया मिश्रण करके। तांबे और चांदी क्या किया, मिश्रण कर दिया, फिर सिक्के बनाए। ठीक है, तो इसके द्वारा जो सिक्के जारी कराया गया उसका नाम था अद्दा और विख। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी मृत हो जाती 1388 के आसपास। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिरोज काल के निर्मित एक खान जहां तेलगानी का मकबरा जेरूसलम उमर मस्जिद भी बनाई जाती है। क्या बनाती, खान जहां तेलगानी बनाता है मकबरा है एक जेरूसलम के निकट क्या है, उमर मस्जिद है, इसके द्वारा बनाई जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, एक कोटला फिरोज शाह दुर्ग का भी निर्माण कराया था। तो आपको इन्फॉर्मेटिव ये इंपॉर्टेंट याद है, कर लेना इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। क्वेश्चन बन जाता है, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। अब क्या था, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसने क्या किया था, दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। मतलब ये अपना शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही क्या किया था, बसाया था। अब क्या होता, तैमूर लंग वंश आ जाते हैं। उनके जो सुल्तान होते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक होते हैं, महमूद तुगलक होते हैं, जो 1398 ईस्वी में क्या होता है, दिल्ली में बैठते हैं। इस प्रकार क्या होता है, लगभग इनका क्या हो जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बारे में बताया जाता है, तैमूर लंग जो सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसके समय में एक होता है मलिक कुशसर्फ, इसका पूर्वाधिपति होता है, जिसे कहते हैं कि ये हिजड़ा रहता है। ठीक है, हिजड़ा रहता है, जो कि एक क्या करता है, जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। एक मलिक सरवर भी नाम रहता है इसका। ठीक है, हिजड़े का। तो लगभग मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा आपको सेशन, तुगलक वंश मैंने आज आपको बताया है। और तुगलक वंश के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लगभग सारे बता दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा सेशन लगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं अपनी राय कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर क्लास में कुछ कमी है तो अपनी राय जरूर बताएं कि उस कमी को मैं पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।